बीते एक हफ्ते में अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है, उसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले बुधवार को मशहूर राइट विंग एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कक को एक यूनिवर्सिटी इवेंट के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यह एक लोन वुल्फ अटैक है, जिसे 22 साल के टाइलर रॉबिन्सन ने अकेले अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राइट विंग मेगा बेस ने इस घटना के लिए सो कॉल्ड रेडिकल लेफ्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया। Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died. Prominent right-wing activist Charlie Kirk was shot dead. A man was running for his life before a suspect beheaded him with a machete. A grisly stabbing in Charlotte, North Carolina. Victim is a Ukrainian refugee. The suspect is an ex-con. इतना ही नहीं, प्रोमिनेंट मेगा वॉइसेस ने इसे अमेरिका में राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच में जंग की शुरुआत बता दी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रॉबिन्सन ना तो ब्लैक है, ना तो ट्रांस है, ना तो कोई लेफ्ट मार्क्सिस्ट है, तो पूरा नैरेटिव ही अपने मुंह के बल पर गिरने लगा और लोगों ने फिर शांति बहाली की बात करनी शुरू कर दी। ओलेदो रॉबिन्सन ने अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसके पेरेंट्स रिपब्लिकन वोटर्स हैं। ऐसे में लेफ्ट की लिंक्स की जगह असासिन की रिपब्लिकन लिंक्स के बारे में ऑब्वियसली बातें सामने आ रही है, और ना ही उसका धर्म, ना ही उसका स्किन कलर जो नैरेटिव है उसे शूट करता है। इसी हफ्ते अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सबवे की वीडियो भी वायरल होती है, जिसमें एक आदमी एक महिला पर चाकू चलाते हुए हमला करते हुए उसे देखा जाता है। यह बिल्कुल अनप्रोवोक्ड अटैक होता है। शार्लेट शहर के मेट्रो के अंदर देर रात हुए इस अनप्रोवोक्ड अटैक में 23 साल की यूक्रेनियन रिफ्यूजी आइरीना की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। घटना अगस्त महीने की है, लेकिन इसका जो वीडियो है वो इसी हफ्ते वायरल होता है। और क्योंकि इस घटना में जो अटैकर है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से है, जो बाय द वे एक रिपीट ऑफेंडर भी है, और जिस शहर में यह हादसा होता है वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है, तो जाहिर सी बात है इस पर राजनीति जमकर आज हो रही है अमेरिका में। और फाइनली इसी हफ्ते अमेरिका के डेलिस शहर में एक भारतीय मूल का चंद्र नागमल्लिया को उसकी पत्नी और बेटी के सामने बहुत बेरहमी से मार डाला गया। एक मोटेल के वॉशिंग मशीन को लेकर एक विवाद पलक झपकते ही एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। इस घटना की भी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है। जो अटैकर है योर्डेनिस कोबोस मार्थिन्स, वो नागमल्ला के कटे हुए सर को लात मारते हुए भी उसे देखा जाता है। हम आपको यह पूरा सीसीटीवी फुटेज वीडियो यहां नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अब यह अटैकर पुलिस कस्टडी में है। दुख की बात यह है कि इसको लेकर कोई खास आउटरीच नहीं हुआ है। नेताओं ने कोई बयानबाजी नहीं की है, क्योंकि शायद यहां कलर नेशनलिटी पूरा उसमें जो नैरेटिव है उसमें फिट नहीं होता है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर इन तीन मेजर घटनाओं ने, इन मौतों ने अमेरिका में बढ़ते हुए पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा है। जहां चार्ली कर्क के केस में अमेरिका में बढ़ रहे पॉलिटिकल वायलेंस वो उजागर होता है, वहीं सबवे स्टैबिंग में अमेरिका के सोसाइटी में जो गहरा रेशियल डिवाइड है वो हमें साफ दिखने को लगता है, जो स्प्लिट वाइड ओपन है। अमेरिका और फाइनली नागमल्ला के केस में जो अमेरिकन सोसाइटी में इमिग्रेंट्स खास करके अब इंडियंस के अगेंस्ट जो बढ़ रहे हेट क्राइम्स है, उसके बारे में हमें बात करना ही होगा। अब हम मजबूर हो रहे हैं। ये तीनों इंसिडेंट्स दिखाते हैं अमेरिका में कैसे एक्सट्रीमिज्म, रेसिज्म, जेनोफोबिया और पॉलिटिकल वायलेंस का आज वो एक गढ़ बन रहा है। अमेरिका की यह हालत दोनों पार्टीज ने की है। एक तरफ लेफ्ट वॉक डेमोक्रेटिक साइड, उन पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया है, जेंडर राइट्स को हद से ज्यादा इंच दी है, डायवर्सिटी के नाम पर व्हाइट्स को चुप कराने की कोशिश की है, और लाइक ऑफ लीडरशिप और विजन की वजह से कोई क्लियर डायरेक्शन अमेरिका को वो दे नहीं पाए। उधर राइट के तरफ जो एलिगेशन है
डॉन ट्रंप भाई पावर में है, राइट विंग का दबदबा है, तो कोर्स करेक्शन और रिफॉर्म की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस नफरत के आग को ठंडा करने के बजाय इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज के एपिसोड में इन तीनों इंसिडेंट्स को थोड़ा करीब से देखेंगे। अमेरिका का बंटवारा कैसे हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वहां की सरकार इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या मेजर्स ला रही है उस पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। और फाइनली एक एस्पिरेशनल ग्लोबल पावर के तौर पर भारत को क्या सीख लेनी चाहिए अमेरिका की गलतियों से यह जानने की कोशिश करेंगे। 10 सितंबर को चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकन कमबैक टूर पर थे। इस इवेंट में वो कॉलेज के ओपन कोर्टयार्ड में लगभग 3000 लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट कर रहे थे। इसी बीच एक पार्टिसिपेंट ने उन्हें अमेरिका में गन वायलेंस पर एक सवाल पूछा। लेकिन इससे पहले कि कक्की से अपना जवाब पूरा दे पाते, कोर्टयार्ड के सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने वहां के छत से एक गोली चला दी। ये गोली सीधा जाकर की के गले पर लगती है और इससे उनकी मौत हो जाती है। कॉलेज कैंपस में एकदम से पैनिक और केओस फैल जाता है और किसी के बीच शूटर वहां मौके से फरार हो जाता है। इस हाई प्रोफाइल ऑसिनेशन ने पहले से ही बटे हुए अमेरिकन सोसाइटी को और भी ज्यादा पोलराइज कर दिया। तो ये क्रिस्टल क्लियर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक हमला था, अससिनेशन था। लेकिन सवाल यह है कि अटैक आखिर ऐसे किसने और क्यों करवाया होगा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक हाईली स्पेसिफिक, एक टारगेटेड अटैक था। जो अटैकर था वो चार्ली कर्क को मारने के लिए आया था। और क्योंकि कर्क एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, रिपब्लिकन्स और राइट विंग्स ने बिना समय व्यर्थ किए इस पूरे मामले में डेमोक्रेट्स और रेडिकल लेफ्ट विंग को ब्लेम कर दिया। राइट विंग चैनल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स ओपनली सिविल वॉर की बातें करने लगे। कहने लगे यह अटैक राइट विंग की आवाज दबाने के लिए किया गया है, राइट विंग के वॉइसेस को खत्म करने के लिए किया गया है। इसके पीछे रेडिकल लेफ्ट की सोची समझी चाल है। एंड सो ऑन, एंड सो फोर्थ। एक तरफ जहां बराक ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स इस अटैक को पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम कर रहे थे, शांति की अपील कर रहे थे, पॉलिटिकल यूनिटी की अपील कर रहे थे, वहीं करंट कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के लिए रेडिकल लेफ्ट को ब्लेम कर रहे थे। उनके वीडियो मैसेजेस में साफ दिख रहा था कि शांति की अपील नहीं हो रही थी, एकता का संदेश नहीं दिया जा रहा था, बदले की भावना से पॉलिटिकल वायलेंस की बातें की जा रही थी। ट्रंप के ट्रस्टेड एले के तौर पर कर्क एक व्हाइट हाउस में उनका आना जाना भी था। 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का एक संगठन बनाया था। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट लिबरल कॉलेजेस में कंजर्वेटिव आइडिया स्प्रेड करने जाती थी। खक खुद भी लिबरल कैंपसेस में प्रूव मी रॉन्ग स्टाइल ओपन स्टाइल डिबेट्स के लिए मशहूर थे। उनके सोशल मीडिया और पॉडकास्ट टॉपिक्स ऑलमोस्ट हॉट बटन पॉलिटिकल इश्यूज पर फोकस रहते थे, जैसे गन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, फेथ, फैमिली वैल्यूज, अबॉर्शन की एक बे की बयानबाजी इतनी विवादास्पद थी। और कितनी थी ये आप बस 30 से 40 सेकंड में समझ लीजिए। इसमें कोई बहस नहीं है कि कर्क के विचार जानबूझकर उत्तेजक, प्रोवोकेटिव थे, सर्वोच्चतावादी, सुप्रीमिस्ट थे, भड़काऊ, एक्सप्लॉयटेटिव थे, महिला विरोधी थे और घृणा से भरे हुए थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे जितने भी विवादास्पद विचार रखता हो, उसके विचार चाहे जितने भी अस्वीकार्य हो, गोली कभी भी उसका जवाब नहीं हो सकती, चाहे वह भारत हो या अमेरिका। एक लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आपके विचारों से सहमत नहीं है।